हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज विपाशा गर्ग और का लेक्चर है इंडियन एस्थेटिक का, जिसका कोड है 302। तो हम बात कर रहे थे, आज हम बात करेंगे ध्वनि क्या है। आज का आपका नया टॉपिक है ध्वनि क्या है। तो ध्वनि क्या है, ये अर्थ 4 प्रकार से बनते हैं। ठीक है, मतलब ध्वनि क्या है, इनका अर्थ 4 प्रकार से बताया है। पहला क्या है, अभिधा। ठीक है, दूसरा लक्षणा, तीसरा व्यंजना, फोर्थ अभिप्राय या तात्पर्य। तो ये आपका 4 उसमें आता है जो, ठीक है, तो 4 प्रकार से ये बनता है। इसमें पहला क्या है, अभिधा। अभिधा क्या है, प्रारंभिक अर्थ है ना, यानी अभिधा किसी चीज़ का शुरुआत, तो ये हो गया प्रारंभिक अर्थ। दूसरा है लक्षणा, ये है दूसरे स्तर का अर्थ है ना, ये दूसरा है, तो ये हो गया दूसरे स्तर का अर्थ। थर्ड है व्यंजना और फोर्थ है अभिप्राय या तात्पर्य। ठीक है, तो अभिधा में पहला क्या है, प्रारंभिक अर्थ। इसको बात करते हैं, जो पारंपरिक है, जिसका अभ्यास हो, यह प्राय समाज या आसपास के वातावरण से आता है ना। मतलब जो पारंपरिक है, जिसका अभ्यास हो, तो यह प्राय समाज या आसपास के वातावरण से आता है। मतलब पारंपरिक होना चाहिए और जिसका अभ्यास हो, यह प्राय समाज या आसपास के वातावरण से आता है। यानी जो हमारा समाज है, उसका जो मतलब आसपास का जो क्या कहते हैं, मतलब जो कोई भी चीज़ का अर्थ होता है, जो आसपास का वातावरण होता है, वो उससे आता है। ठीक है, प्रारंभिक यानी मतलब कोई भी चीज़ होती है, कोई परंपरा होती है, जैसे तो ये समाज ही तो शुरू करता है। जो कोई परंपरा है वो समाज से आती है, आसपास के लोगों से आती है, आसपास का वातावरण कैसा है, तो उस मीनिंग में है ये प्रारंभिक अर्थ यानी अभिधा। ठीक है, दूसरा है आपका लक्षणा यानी दूसरे स्तर का अर्थ। इसमें क्या है, जो लक्षणों से लिया जाए, ये प्रत्यक्ष से कुछ हटकर है। शाब्दिक अर्थ नहीं है, लक्षण के कई रूप हैं। मतलब लक्षणों से लिया जाए तो लक्षण कोई एक नहीं हो सकता, उसके कई रूप हो सकते हैं, तो इसलिए बताया है कि ये लक्षण के कई रूप है ना। और ये प्रत्यक्ष से हटकर है। प्रत्यक्ष से हटकर यानी मतलब जो प्रत्यक्ष जो दिखाई देता है, जो रूप है, उससे कुछ हटकर है। मतलब जो लक्षण होते हैं वो किसी और स्तर के बताए हैं इसमें। ठीक है, जो मतलब दिखाई नहीं देते हैं, तो इसलिए इसका शाब्दिक अर्थ नहीं है। नेक्स्ट है आपका व्यंजना। वह अर्थ है जो खोज कर निकाला जाए, यानी प्रश्न हो, है ना। व्यंजना यानी जो वो अर्थ है इसका जो खोज कर निकाला जाए, वह प्रश्न है। अभिप्राय या तात्पर्य, व्यक्ति कलाकार क्या कहना चाहता है वाक्य में, यही सबसे प्रमुख है। यानी अभिप्राय या तात्पर्य का क्या मतलब है कि किसी चीज़ का मीनिंग, उसका तात्पर्य क्या है वो। तो जो कोई व्यक्ति है, व्यक्ति या कलाकार, वो क्या कहना चाहता है किसी भी वाक्य में, ये सबसे ज़्यादा प्रमुख होता है। मतलब हम कोई भी टॉपिक ले रहे हैं या कुछ भी बात कर रहे हैं, तो उसमें कोई कलाकार हो, कोई व्यक्ति हो, तो मेन ये चीज़ रहती है कि वो क्या कहना चाह रहा है। मेन तो वही बात है ना, कि वो चीज़ समझ में आनी चाहिए कि कोई वो व्यक्ति क्या कह रहा है, वो उसमें मेन होता है, वो प्रमुख होता है। ठीक है, सौंदर्य शास्त्र का बुनियादी प्रश्न है कि ध्वनि से रस कैसे उत्पन्न होता है। काव्य भाषा की लौकिक सीमाओं से उसमें अर्थ का स्पष्ट करता है। तो सौंदर्य शास्त्र का बुनियादी प्रश्न ये है कि ध्वनि से रस कैसे उत्पन्न होता है ना। ध्वनि, जो ध्वनि है, उससे रस कैसे उत्पन्न होता है। काव्य भाषा की लौकिक सीमाओं से उसमें अर्थ का स्पष्ट करता है। जो काव्य भाषा है, उसकी लौकिक सीमाओं से उसमें अर्थ का स्पष्ट करता है। काव्य शब्दार्थ से ऊपर व्यंजना का सहारा लेता है। यानी जो काव्य शब्द है, उसके अर्थ से ऊपर ये व्यंजना का सहारा लेता है। अब इसमें आपका नेक्स्ट है ध्वनि क्या है, इसी में अंदर है आपका, आनंदवर्धन ने इसी बुनियादी प्रश्न का उत्तर ध्वनि सिद्धांत में दिया। ध्वनि है, ये जो आनंदवर्धन जी है, उन्होंने इसी बुनियादी प्रश्न का उत्तर ध्वनि सिद्धांत में दिया। ध्वनि है अर्थ का चमत्कारिक विस्फोट, यानी ध्वनि है अर्थ का चमत्कारिक विस्फोट। ये आनंदवर्धन ने ध्वनि सिद्धांत में दिया है कि ध्वनि क्या है। समझ रहे हो, मतलब आनंदवर्धन ने बताया ध्वनि सिद्धांत में कि ध्वनि क्या है। उन्होंने क्या बताया है, अर्थ का चमत्कारिक विस्फोट, अर्थात शब्दों में अर्थ का चमत्कार, है ना। अर्थ का चमत्कारिक विस्फोट, अर्थात शब्दों में अर्थ का चमत्कार।
आनंदवर्धन के अनुसार ध्वनि वह है जो काव्यगत सौंदर्य को, रस को क्षण भर में चमकाकर स्पष्ट कर देता था। आनंदवर्धन के अनुसार क्या है कि ध्वनि वह है जो काव्यगत सौंदर्य को, रस को क्षण भर में चमकाकर स्पष्ट कर देता है। यानी आपका जो रस है या जो आपका सौंदर्य है उसको जो एकदम क्षण भर में, मतलब यानी चुटकियों में जो स्पष्ट कर देता है किसी भी चीज़ को, उसको कहते हैं ध्वनि। ठीक है, यानी जो अभी ऊपर देखा है कि अर्थ का चमत्कारिक विस्फोट, यानी शब्दों में अर्थ का चमत्कार, यानी आप कोई भी चीज़ कह रहे हो, यानी जो आपके शब्द हैं उसमें अर्थ का चमत्कार, यानी जो आपके शब्द हैं उसमें जो उस चीज़ का मीनिंग है उसका चमत्कार। ठीक है, क्लियर हो? तो ध्वनि का काम रस को उद्गाटित करना है। महान कवि कालिदास में यह ध्वनि का चमत्कार मिलता है, यानी ध्वनि का काम रस को उद्गाटित करना है। महान कवि कालिदास में यह ध्वनि का चमत्कार मिलता है। भाषा अपनी रुचि की सीमाओं से ऊपर उठकर अर्थ और रस से भर उठती है। मतलब जो भाषा है वो अपनी उनकी रुचि जो सीमाएं हैं उससे ऊपर उठकर अर्थ और रस से वो भर उठती है। ऐसी भाषा में अलंकार रह भी सकते हैं, नहीं है ना, यानी ऐसी भाषा में अलंकार हो भी सकते हैं और नहीं। ठीक है, क्लियर हुआ? तो आनंदवर्धन ने जो ध्वनि सिद्धांत में बताया है कि ध्वनि क्या है, वो क्या है, अर्थ का चमत्कारिक विस्फोट या शब्दों में अर्थ का चमत्कार। बहुत ही इजी है शॉर्ट फॉर्म में, अगर आप इसी का मतलब समझ जाएंगे तो इसी से आप ये जितना भी नीचे बताइए आराम से पढ़ सकते हो। यानी ध्वनि वह है जो काव्यगत सौंदर्य को, रस को क्षण भर में चमकाकर स्पष्ट कर देता है। ध्वनि का काम रस को उद्घाटित करना है। महान कवि कालिदास में यह ध्वनि का चमत्कार मिलता है, यानी कालिदास जो है उसमें ये ध्वनि का चमत्कार मिलता है। भाषा अपनी रुचि की सीमाओं से ऊपर उठकर अर्थ और रस से भर देती है। ऐसी भाषा में अलंकार हो सकते हैं और नहीं। स्वाभाविक रूप से उसमें गुण और अलंकार होते हैं, ऊपर से थोपे हुए नहीं। यानी जो स्वाभाविक गुण होते हैं, जो रूप होता है, तो उसमें गुण और अलंकार होते हैं, ऊपर से थोपे हुए नहीं। ठीक है, कला है, बनावट नहीं। भाषा का हर अंग व्यंजक होता है, जो व्यंजित हो रहा है वह रस है। ठीक है, तो मतलब स्वाभाविक रूप से उसमें गुण और अलंकार होते हैं, ऊपर से तो यानी जो आपका जो स्वाभाविक रूप है उसमें आप में गुण भी होते हैं और अलंकार भी होता है ना, वो ऊपर से थोपे हुए नहीं होते, मतलब कोई बनावट नहीं होती। जैसे सब चीज़ों में अलग अलग होता है, गुण अलंकार होते हैं, किसी के गुण बनावटी होते हैं, किसी के वैसे होते हैं ना। तो इसमें यही कहा है कि ऊपर से थोपे हुए नहीं है, कला है, बनावट नहीं है ना। यानी ये कला है, ये कोई बनावट नहीं है कि ये कोई थोपी हुई चीज़ हो। ठीक है, भाषा का हर अंग व्यंजक होता है, जो व्यंजित हो रहा है वह रस। यानी जो भाषा है उसका हर अंग व्यंजक होता है, जो व्यंजित हो रहा है वह रस है। आनंदवर्धन ने एक सरल से शब्द ध्वनि को अनंत अर्थ दे दिए। मतलब आनंदवर्धन ने एक ये सरल सा शब्द है ध्वनि, इसको अनंत अर्थ दे दिया। यानी उन्होंने वर्धन जी ने एक ये जो ध्वनि शब्द है ये बहुत सरल है और इसको अलग अलग मतलब बहुत सारे अनंत उन्होंने अर्थ दे दिए, कई सारे इसके अर्थ दे दिए, है ना। अर्थों के इस लंबे चौड़े आयाम को सरल शब्दों में बांध पाना कठिन है। मतलब ये जितने भी इसके अर्थ हैं तो उसके जितने भी सरल शब्दों में उनको बांध पाना इन्होंने कठिन बताया है ना। किंतु इसका सार कला और कला रस का आस्वादन है, ध्वनि रस ही है। तो इसका जो सार है वो कला और कला रस का आस्वादन है, तो ये ध्वनि रस ही है। ठीक है, इसमें क्या बताया कि स्वाभाविक रूप से जो गुण होते हैं और जो अलंकार होते हैं वो ऊपर से थोपे नहीं होते, क्योंकि ये कला है, ये बनावट नहीं है ना। और इसका हर अंग व्यंजक होता है, जो व्यंजित हो रहा है वह रस है ना। आनंदवर्धन ने एक सरल से शब्द ध्वनि को अनंत अर्थ दे दिए। अर्थों के इस लंबे चौड़े आयाम को सरल शब्दों में बांध पाना उन्होंने कठिन बताया, किंतु इसका सार कला और कला रस का आस्वादन है, ध्वनि रस ही है। अब नेक्स्ट है इसके प्रकार की। इसके प्रकार क्या बताए हैं आनंदवर्धन के अनुसार ध्वनि के कई प्रकार है ना। इसमें आपका पहला है प्रधान व्यंग्य, सेकंड है गोतीभूत व्यंग्य, थर्ड है आपका चित्र, फोर्थ है वस्तु ध्वनि और उपमा ना। तो प्रधान व्यंग्य क्या है, जब रस ध्वनि ही प्रधान रूप से प्रकट हो, यानी जो रस ध्वनि है वो जब प्रधान रूप से प्रथम रूप से प्रकट होती है उसको कहते हैं। जो गुणीभूत है, यानी जब गुण अर्थात भाषा के रूप अधिक प्रमुख है ना, यानी कोई गुण है भाषा है जब उसके रूप अधिक ज़्यादा प्रमुख हो। चित्र, जब भाषा का प्रयोग वर्णनात्मक चित्र बनाने जैसा किया जाए, यानी कोई भी भाषा है उसका जब प्रयोग करना है वो वर्णनात्मक चित्र बनाने जैसा किया जाए।
वस्तुध्वनि या लोकगीत कविताओं में पाई जाती है ना। तो ध्वनि और वस्तु क्या है, ये इसी में है कि ये लोकगीत और कविताओं में पाई जाती है, रस प्राय छिपा रहता है। उपमा क्या है कि जब किसी बाहरी वस्तु की तुलना से रस उत्पन्न हो। ये इसमें बताया गया कि जब अलंकारों के बीच से रस खोजकर निकालना पड़े, यानी अलंकार ध्वनि है ना, जो अब आपके अलंकार है उसके बीच से जो रस खोजकर निकालना पड़े वो रस ध्वनि है। ये ध्वनि है, इसमें रस ध्वनि, वस्तु ध्वनि, अलंकार ध्वनि। इसमें बताया रस प्रधान गुणीभूत चित्र, इसमें लोकगीत, और अलंकार ध्वनि में आपको उपमा और आस्वादन रूपक। ठीक है, ये चार्ट आप अच्छे से देख लेना। तो लास्ट में मैंने इसमें चार्ट लगाया है आपका, इस चार्ट को आप अच्छे से, ये वाला, ठीक है। ध्वनि में रस ध्वनि है, वस्तु ध्वनि और अलंकार ध्वनि है। फिर रस ध्वनि में रस प्रधान गुणीभूत चित्र, और वस्तु ध्वनि में लोकगीत, और अलंकार में उपमा रस वाला रूपक।